साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ा माँ केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, पर बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, इसको आप जान लो। साथियों हम सब जानते हैं कि जब हमारा और हमारी वाइफ का डिस्प्यूट हो जाता है तो अमूमन वाइफ जो है बच्चों को पीयर ले जाती है, और ऐसा भी अक्सर होता है कि सब्सिक्वेंट मैरिज जो है वाइफ परफॉर्म करती है और जो उसका कंसर्न हस्बैंड है, मींस सेकंड हस्बैंड, वो कोई ना कोई विवाद जो है क्रिएट करता ही रहता है और वो ये चाहता है कि बच्चे उसके हो जाएं। मतलब बच्चे पैदा किए हमने, मेहनत की हमने, और ले जा कोई और। तो प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड मींस जो सेकंड हस्बैंड है उस कंसर्न मैरिज का, उसे कैसे रोका जाए टू बिकम द फादर ऑफ चाइल्ड। उसका वर्तमान स्टेटस क्या है, स्टेप फादर का। उसे हम किसी भी रूप में जो है फादर बनने ना दें। इसके लिए हम क्या प्रोटोकॉल लें, क्या आपत्ति हमें रेस करनी है, क्या दावपेच कानून में है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब भी वाइफ बैठी है पीयर में और तलाक हो चुका है तो जो संभावना है उसको हमें ख़त्म करना है, रूल आउट करना है। तो कानून के बिंदु, बचाव, प्रोटेक्शंस, इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। साथियों बेसिकली जो मामला मैं आज डिस्कस करूंगा ये बेस्ड है ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट। जजमेंट है 5 मार्च 2025 का। साथियों इस केस के तथ्य जो भी हैं वो संभावना है कि हमारे केस से मैच खा जाए। क्लियर है? तो इसलिए हमें नोट्स बना के चलने हैं। जो बातें बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलना है। और जब भी हमारा और हमारी वाइफ का डिस्प्यूट होगा तो हमारी वाइफ क्या स्टेप लेगी ऐसे सिनेरियो के अंदर कि बच्चा छिन जाए हमसे परमानेंटली और किसी और का हो जाए। क्लियर है? तो ऐसे सिनेरियो में हमें करना क्या होगा, किस तरह से अपने राइट्स का प्रोटेक्शन करना होगा, ये सब हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। साथियों जो ये मामला मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर पक्षकारों का विवाह जो है वो हुआ, और विवाह के पश्चात जो है इन्हें एक बच्चा हुआ। इनके बीच जो है डिस्प्यूट अराइज हुए, बट अच्छी बात ये थी कि इन्होंने कोई मल्टीपल केसेस जो है दाखिल नहीं करे, सिर्फ सिंगल केस दाखिल किया, म्यूचुअल डिवोर्स केस। और ये मैरिज जो है डिसॉल्व हो गई और अल्टीमेटली कस्टडी जो है वो रही माँ के पास में, और टेम्प्रेरी राइट्स जो थे बच्चे के बारे में वो रहे पिता के पास में। अब पिता के माइंड में एक ही चिंता थी कि बच्चा जो है माँ के पास में, कल को सेकंड मैरिज कर ली तो मैं क्या करूँगा। और जो डीड थी मैं तो लिखाना ही भूल गया उसमें कि अगर सेकंड मैरिज कर ली और सब्सिक्वेंट जो हस्बैंड है अगर वो स्टेप फादर की बजाय फादर बनना चाहता है, बच्चे का अडॉप्शन चाहता है, तो मेरी कंसेंट जो है लेनी पड़ेगी। ये लिखाना भूल गया, गलती हो गई। तो कोई ये तो नहीं कि मेरा बच्चा चला जाएगा मेरे हाथ से, कि मैं जब बच्चे से मिलूँ तो मालूम पड़ रहा है कि बच्चा जो कंसर्न स्टेप फादर है उसको तो बोल रहा है फादर, और जो ओरिजिनल बायोलॉजिकल फादर है उसको बोल रहा है अंकल। तो करें तो क्या करें, और यहाँ पर अपने राइट्स क्या होंगे और कैसे आपको करना है सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब बातें जो हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों बेसिकली यहाँ पर डिस्प्यूट हुआ और म्यूचुअल डिवोर्स भी हो गया, बच्चा रह गया माँ के पास और पिता के पास रहे टेम्परेरी राइट्स। जब पिता जो है बच्चे से मिलने जाता है तो माँ मिलवाती नहीं है। उसका बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या था कि पूर्ण रूप से अलग कर दो बच्चे को पिता से। अगर ये बच्चा मिलेगा अपने पिता से, उसको याद करेगा, तो अल्टीमेटली मुझे नया घर बसाने में, इसका जो नया पापा है उसके साथ इसकी बॉन्डिंग को डेवलप करने में दिक्कत आएगी। और अमूमन हर औरत की यही एक टेंशन होती है। तो इसने भी यही करा, सारे संबंध जो है ख़त्म कर दिए। जब ये मिलने आवे तो मिलने नहीं देवे, ये कोर्ट पहुँच गया और सफलता कोर्ट से मिली। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अल्टीमेटली मैटर फाइनली सेटल्ड हुआ कि बच्चे से मिलवाना पड़ेगा और जो कोर्ट के ऑर्डर है बिल्कुल ठीक है। इन द मीनवाइल जो है इसे मिलने नहीं दिया, डिस्प्यूट अराइज होते रहे और डिस्प्यूट इतने गंभीर हो गए कि जब बच्चे से मिलने गया तो इनके बीच जो है मारपिटाई हो गई और अल्टीमेटली जो कंसर्न हस्बैंड है, जो उसका परिवार है, उसके विरुद्ध FIR दर्ज हुई। जिस समय में क्वेश्चन के लिए कंसर्न हस्बैंड जो है हाईकोर्ट पहुँच गया और ये मैटर जो है पेंडिंग था हाईकोर्ट में। इन द मीनवाइल इसने एक ऐड दिया कि भाई मुझे जो है शादी करनी है तो कोई अच्छी लड़की हो तो संपर्क करें। और जो कंसर्न वाइफ थी उसने भी जो है सेकंड मैरिज परफॉर्म कर ली। तो हस्बैंड ने अभी सेकंड मैरिज परफॉर्म नहीं करी है, बट कंसर्न वाइफ ने सेकंड मैरिज परफॉर्म कर ली है। अब उसकी लाइफ में एक नया जो है लड़का आ गया एज अ हस्बैंड। अब उस कंसर्ट हस्बैंड ने, जो कि बच्चे का स्टेप फादर है, उसने बच्चे के साथ डेवलप करी बॉन्डिंग को, उसको टाइम देना शुरू करा बच्चे को। अल्टीमेटली वो बच्चे को ही बिलीव दिलाना चाह रहा था कि भाई मैं तेरा असली फादर हूँ, जो तुम्हारे पहले के फादर थे उन्होंने तुम पे ध्यान नहीं दिया है, अब जो भी है मैं ही करूँगा। एक कहावत है ना कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो खैर जो भी है, तो सब प्रयास करते ही इन्होंने भी जो है प्रयास किए। जब प्रयास इनको लगा हमारे सफल हो गए, बच्चा जो है हमारे क्लच में आ गया है, तो इन्होंने अप्लाई करा फॉर रजिस्ट्रेशन टू सेंट्रल रिसोर्सेज अडॉप्शन अथॉरिटी। और ये एक मैंडेटरी प्रोसीजर है अगर आप कोई बच्चा अडॉप्शन में ले रहे हैं तो, क्योंकि दो ही इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, एक तो है सेंट्रल लेवल पे, एक है स्टेट लेवल पे, जो कि चाइल्ड अडॉप्शन को जो है करती हैं रेगुलेट।
और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पर होती है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, इनकी होती है यूनिट कि बच्चा देना है नहीं देना है, जिस फैमिली में दे रहे हैं फैमिली क्या है, उनका स्टेटस क्या है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कंसेंट तो है ना बायोलॉजिकल फादर की। तो जो रूट लेवल पे इन्वेस्टिगेशन है वो ये कमेटी करती है। तो जब ये मैटर पहुँचा इनके पास में, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास में, तो इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। एक एक फैक्ट को जो है उन्होंने कलेक्ट किया, तो इनको ये मालूम पड़ा कि बेसिकली जो बायोलॉजिकल फादर है उसकी कंसर्न नहीं है। दूसरी बात, जो स्टेप फादर है वो एक क्रिश्चियन है और वहाँ पर आपत्ति करी है कंसर्न बायोलॉजिकल फादर ने कि चूंकि ये क्रिश्चियन है तो वैसे भी ये हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता है, और ऐसी कार्रवाई धारा 56 सब क्लॉज 2 JJ एक्ट से भी बाहर है क्योंकि मैं कंसर्न नहीं दे रहा हूँ। साथियों, अल्टीमेटली ये सारी प्रोसीडिंग्स जो है रिजेक्ट कर दी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने और फैसला जो है पिता के हक में कर दिया। इसने अन्य तर्क भी लिए कि मेरा कम्युनिकेशन जो है ब्लॉक कर रखा है और मुझे बच्चे से जो है मिलवाया जाए। अल्टीमेटली जब माँ थक हार गई तो उसको ये एडवाइस मिला कि आप एक काम करो, जब तक फैमिली कोर्ट आप नहीं जाओगे और रेगुलेशन के तहत अप्रोच करके जो पिता के हक में ऑर्डर है बच्चे से मिलने का उसको रिवोक नहीं कराओगे, आपको राहत नहीं मिलेगी। वो कोर्ट तक पहुँच जाती है तब भी उसको राहत नहीं मिलती है। अल्टीमेटली ये मैटर में डिस्प्यूट अराइज होते हैं, मैटर पहुँचता है ऑनरेबल हाई कोर्ट तक, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट जाने से पहले इसने जो रेमेडी अल्टरनेटिव थी वो भी एग्जॉस्ट करी। आप सब जानते हैं कि जो चाइल्ड अडॉप्शन के मामले हैं वो गवर्न होते हैं JJ एक्ट 2015 से, उसका है धारा 68 सब क्लॉज C, उसके तहत बने हुए अडॉप्शन रेगुलेशन। तो उसमें जो रिलैक्सेशन है उसकी मांग करेगी कंसर्न वाइफ के द्वारा और कंसर्ट स्टेप फादर के द्वारा बिफोर सेंट्रल रिसोर्सेज अडॉप्शन अथॉरिटी। बट इन नियमों में कोई भी इनको राहत नहीं दी गई, मामला पहुँच गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट को ये तय करना था कि डिस्प्यूट जो है पक्षकारों में था, रिजॉल्व हो गया, म्यूचुअल डिवोर्स भी हो गया, अब उस लेडी की सेकंड मैरिज भी हो गई, उसने अपना नया जीवन शुरू कर दिया। अब उसका जो प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड है या जो कंसर्न हस्बैंड है, हम जो भी कहें, तो उस स्नैरियो में क्या उस कंसर्न हस्बैंड को बीइंग द स्टेप फादर राइट्स मिलेंगे टू बी द फादर बाय द वे ऑफ अडॉप्शन और नॉट। तो ऐसे स्नैरियो में कानून का, नियम का कोर्ट ने जो है अध्ययन किया और फैक्ट्स की लाइट में जो है हर एक स्थिति को देखा। तो कोर्ट ने कहा कि इस केस में जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं फ्रॉम द अथॉरिटी बिलो ये बिल्कुल ठीक है और अडॉप्शन को हम इफेक्टिव नहीं कर सकते। इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि एक्ट और रेगुलेशन में कन्फ्लिक्ट होगा तो एक्ट जो है प्रिवेल करेगा। एक्ट में क्या स्थिति है कि जो बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है उसकी कंसेंट चाहिए। जब तक बच्चा सरेंडर नहीं होगा तब तक किसी भी रूप में उसका अडॉप्शन में इफेक्टिव नहीं होगा, चूँकि यहाँ कंसेंट नहीं है जिस कारण किसी भी रूप में अडॉप्शन को इफेक्टिव नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि रेगुलेशन में अगर छूट है भी तो है, और अगर छूट देने की पावर्स हैं सेंट्रल रिसोर्सेज अडॉप्शन अथॉरिटी के पास में, तो उसका मतलब ये नहीं कि एक्ट की जो मूलभूत भावना है उसको ये बाईपास करते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में जहाँ कंसेंट नहीं है फादर की तो वहाँ पर किसी भी रूप में जो है बच्चा नहीं मिल सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बच्चा लेना चाहते हैं कंसेंट मदर और स्टेप फादर तो उनको कंसेंट कमेटी के समक्ष जो है आवेदन करना पड़ेगा। वो कमेटी जो है इस पर जांच करेगी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन भी जो है इंपेरेटिव है और उसके बाद कंसेंट DM से जाके जो है ऑर्डर लेना पड़ेगा, जो है फाइनल ऑर्डर। बट इस प्रोसेस में अगर ऐसा संज्ञान फैक्ट आता है कि कंसेंट जो बायोलॉजिकल फादर है उसे कंसेंट नहीं है या मैटर जो है कोर्ट में पेंडिंग है या कोर्ट से कोई सक्षम आदेश है, जब तक वो ऑर्डर रिवोक नहीं होते, इसके साथ साथ कंसेंट नहीं आती है, तब तक किसी भी रूप में अडॉप्शन प्रोसेस को इफेक्टिव नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जो प्रोसीडिंग थी पक्षकारों में, जिसमें जो राइट्स पिता को मिले वो कोर्ट के आदेश से मिले, दूसरी बात कंसेंट नहीं है बायोलॉजिकल फादर की, तो ऐसे सिनेरियो में कोई भी हक व अधिकार अडॉप्शन का कंसेंट मदर व स्टेप फादर या उसके जो कंसर्न हस्बैंड है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो कुल मिला के जो बायोलॉजिकल फादर था, जो पूर्व पति था, उसके पक्ष में एक बड़ा फैसला दिया है ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट ने। तो साथियों, अगर आपके दिल में घबराहट है या डर है कि आपकी पत्नी जो है बच्चे को ले गई है और अब बच्चा जो है किसी और का हो जाएगा, तो घबराए मत। जब तक कंसेंट नहीं है आपकी तब तक कुछ भी नहीं होगा। कंसेंट इंपेरेटिव है, चाहे आप पताल में भी छुपे हों। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आपको नोटिस सर्व करेगी, कंसेंट राइटिंग में चाहिए आपकी। अगर राइटिंग में कंसेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्लियर है बात ये। और आप इसके अलावा अगर आपको एप्रीहेंशन है तो आप एक सबमिशंस दे सकते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी, एक नोटिस वाइफ को भी दे सकते हैं इन द लाइट ऑफ सेक्शन 56 सब क्लॉज 2 ऑफ JJ एक्ट। और इसके अलावा आप ऑनरेबल फैमिली कोर्ट में जहाँ से आपका मैरिज रिजॉल्व हुआ है वहाँ पर भी एक आवेदन दे सकते हैं बाय द वे ऑफ कैविएट। हालांकि इसका लिमिटेशन जो है वो 3 महीने का रहेगा, बार बार जो है लगाना पड़ेगा, वो फिजिबल प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। इसलिए वाइफ को जो है नोटिस दे दो कि भाई जब भी आप जाओ इस तरह की हरकतों के लिए तो मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना, और मेरा फ़ोन नंबर ये है, ईमेल ये है और मेरा कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस ये है। फिर भी आपने ऐसे हरकत करी या ऐसे स्टेप उठाए जो मेरे राइट्स को प्रेजुडाइज कर सकते हैं, या आपने कोई फर्जगारी करी, तो ऐसे सिनेरियो में मुझे कानूनी कार्रवाई जो है करनी पड़ेगी। तो आपका अल्टीमेटम भी हो गया, आपका राइट से फाइल पर आ गया। इनकेस इन्होंने हिमाकत कर ली तो इनके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई भी संभव है। तो हर चीज़ हमने सिक्योर कर ली। तो कुल मिला के हमें अपने राइट्स को रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। नो वन इज़ देयर टू प्रोटेक्ट योर राइट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं
कंसर्निंग द राइट्स ऑफ अडॉप्शन, कंसर्निंग द स्टेप फादर एंड द बायोलॉजिकल फादर। तो अगर आप स्टेप फादर हैं तो इस बात को अश्योर कर लें कि कंसेंट मिल जाएगी बायोलॉजिकल फादर से। अगर कंसेंट नहीं मिली तो बच्चा आप अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। और अगर आप एक बायोलॉजिकल फादर हो तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जब तक कंसेंट नहीं है आपकी, जब तक आपका कंसेंट राइटिंग में नहीं है, तब तक किसी भी रूप में बच्चा अडॉप्शन के लिए प्रोसेस नहीं हो पाएगा। वो प्रोसेस वहीं थम जाएगा। और चाहे कोई भी अथॉरिटी हो, चाहे स्टेट अथॉरिटी हो, चाहे सेंट्रल अथॉरिटी हो, इवन दो देयर इज़ अ प्रोविज़न टू गिव रिलैक्सेशन इन द रेगुलेशन, इसके बावजूद भी उस रेगुलेशन में कोई भी बदलाव या मॉडिफिकेशंस इस तरह से नहीं किए जा सकते कि आपके कंसेंट लेने के प्रोटोकॉल को ही बाईपास कर दें या रिवोक कर दें। एक्ट में प्रिवेल करेगा, रेगुलेशन में भले ही रिलैक्स करने के प्रोटोकॉल्स हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं साथियों। उम्मीद करता हूं कि आज हमने समझा हमारे अधिकारों को जो कानून में दिए हुए हैं। जल्दी मिलते हैं हमारे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।